देखिएगा, जैसा कि हमारे पास एक टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र का चित्र आपके सामने है। हम लोग इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज हमारे आंख के अंदर पाया जाता है वो यहाँ पे बता दिया गया है चित्र के माध्यम से। और जो भी चीज इसके बारे में और भी जानकारी है उसको हम अभी पढ़ते चलेंगे, आपको समझाते चलेंगे। कहीं समस्या हो तो आप हमसे आसानी से पूछ सकते हैं। देखिएगा, कहता है मानव नेत्र सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियां है या ज्ञान इंद्रियाओं में से एक है। हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। मानव में कितने ज्ञान इंद्रियां पाई जाती हैं? 5। कौन कौन? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। लेकिन इस सब में सबसे मेन कौन सा है? आंख। अगर आंख है तबे दुनिया देख पाइएगा, तबे सुंदर सुंदर फूल देख पाइएगा, खाना पीना देख पाइएगा कि नहीं? अलग अलग कलर के कपड़े देख पाइएगा। अगर आंख ना हो तो समझिए कि जीवन अधूरा है कि नहीं? महसूस होता रहेगा मरते दम तक कि आंख होता तो दुनिया कैसा दिखता है वो हम देखते। किसी को कोई आकर के आपके सामने बैठ जाएगा तो क्या आप उसको पहचान पाइएगा बिना आंख के? कभी नहीं। छू करके अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन वही व्यक्ति अगर बार बार उसको स्पर्श करता हो तो छू करके अनुभव कर लेगा। ठीक है? कोई बात नहीं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियां हैं। ठीक है? अब आगे क्या कहता है? इन्हीं की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब इससे आती प्रकाश किरणें नेत्र में प्रवेश करती है। हम तभी किसी चीज को देख पाते हैं जब उससे कोई सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश टकरा करके और टकराने के बाद वो प्रकाश हमारी आंखों तक आएगा। अगर आंखों तक आएगा तब हम उसको देख पाएंगे, और अगर वो टकरा के आने वाला प्रकाश हमारी आंख तक नहीं आएगा तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। आप लोग का ध्यान से यहाँ नहीं है? नहीं है ना? क्या है बोलिए? हाँ, तो क्या तकलीफ है आप लोग को? हिलने दीजिए। अच्छा, अभी ना कहीं भागा जाए, घर याद करिए। ठीक, आप छापिए लीजिएगा, आज ना छोड़वाऊं। अब जब पढ़ाने लगे तो सुनिए, जब छापने के लिए कहेंगे तब छापिए। सुनिएगा आगे। किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उससे आती प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती है। जब तक नेत्र में प्रवेश नहीं करेगी, जैसे मान लीजिए हमको इसी चित्र को देखना है, तो इस चित्र को देखने के लिए हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं? तो पहला सूर्य का प्रकाश इस चित्र पर पड़ता है, और चित्र पर से टकरा करके वो प्रकाश हमारी आंख तक आएगा, तब हम इस चित्र को देख पाएंगे। अगर इससे टकरा करके हमारे आंख तक प्रकाश नहीं आएगा तो हम नहीं देख पाएंगे। कितना भी इस पर प्रकाश पड़ जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे सुनिएगा क्या कहता है। मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। कैसी होती है? मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। आप देख सकते हैं लगभग गोलाकार है कि नहीं? आगे सुनिएगा कहता क्या है। नेत्र का बाहरी भाग सफेद तथा कठोर होता है। नेत्र का जो बाहर वाला भाग है, ये बाहर वाला भाग, वो सफेद और कठोर होता है। ये जो ऊपर वाला भाग है हमारा, वो सफेद होता है और कठोर होता है, मजबूत होता है। मजबूत क्यों होता है? क्योंकि बाहर से अगर हल्का फुल्का चोट वगैरह भी लगे तो वो सहन कर सके, अंदर वाले भाग को, अंदर वाले जो अंग हैं उसको क्षति ना पहुंचे। आगे सुनिएगा, फिर कहता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटना से बचा कर रखे। मतलब अगर ये कठोर है तो आंतरिक भाग को बाहर के चोट वगैरह से बचाने का काम करे। आगे कहता है इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहते हैं। इसी के पारदर्शी अग्रभाग को, यहाँ देखिए ये कॉर्निया लिखा हुआ है, तो ये जो पारदर्शी भाग है, पारदर्शी मतलब समझते हैं आप? इधर से उधर देखने लायक। मतलब अगर हम बीच में कोई पर्दा ला करके रख दें और उसमें हम एने से उन्हें आर पार देख पाए तो वो पर्दा क्या कहलाएगा? पारदर्शी कहलाएगा। उसी प्रकार से ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं बाहर वाला खाली देख रहे हैं, ये क्या है? कॉर्निया है, और ये पारदर्शी भाग है। समझ में आया? तो वही यहाँ कहा कि इसके पारदर्शी अग्रभाग को, मतलब आगे वाला जो भाग है, उसको कॉर्निया कहते हैं। जैसा कि आपके सामने है, सवाल पूछा जा सकता है क्या कि मानव नेत्र के अग्र भाग में पाया जाने वाला पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। याद रखिएगा। फिर कहता है कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशी होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका दिखाई दिया? आइरिस, आइरिस को ही परितारिका बोलेंगे। ठीक है? ये जो परितारिका है आप किताब में देखिएगा, हमारे यहाँ उजला करके हम दिखाए हैं आपको, लेकिन आपके किताब में ये काला दिखाई दे रहा होगा, गहरे रंग का दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है? तो ये जो है उसी को हम क्या बोलेंगे? परितारिका या फिर आइरिस बोलेंगे। आगे सुनिएगा क्या कहता है। परितारिका में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। अब यहाँ समझिएगा, आइरिस में एक छोटा सा द्वार होगा। ये आइरिस देख रहे हैं आप, इसमें एक छोटा सा द्वार है ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? पुतली बोलेंगे। ठीक है? आगे सुनिएगा, कहता है पुतली के आकार को आइरिस से नियंत्रित किया जाता है। ये जो पुतली का आकार है अभी इतना है, ये आइरिस चाहे कि हम इसको इसे सिकुड़ा दें, आइरिस अगर सिकुड़े तो ये फैलेगा कि नहीं? फैल जाएगा। और अगर ये फैल रहा है आइरिस,
तो ये जो लेंस है या फिर ये जो क्या बोलते हैं इसको, अभी तुरंत बात हुआ था, पुतली, ये पुतली का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो छोटा और बड़ा करने का या नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है, ये आइरिस, जिसको हम परितारिका भी कहते हैं। तो पुतली के आकार को बढ़ाने और घटाने का काम कौन करता है, आइरिस, यानी उसी का नाम दूसरा है परितारिका, याद रहेगा। आगे कहता है आइरिस नेत्र का वह भाग है जो इसको विशेष रंग प्रदान करती है। आंख को रंगीन बनाने का काम कौन करता है, आइरिस। यही आइरिस है जो रंगीन बनाने का काम करता है। आप देखे होंगे कि आंखिया के दोनों कर, एनहू और एनहू, दोनों कर लाल लाल रेघारी तरीके से निकल देखते होंगे आप। कहां से निकलता है, दोनों का कोने में से निकलता है। कभी कभी किसी का आंख आइल देखे हैं जिसका आंख लाल हो जाता है, वो कहां से लाल होता है, इधर ही से लाल होता हुआ निकलता है। नस टाइप का छोटा छोटा पतला पतला दिखाई देता है, वही क्या कहलाता है, आइरिस कहलाता है, वही परितारिका कहलाता है। आगे बढ़े, फिर आगे कहता है जब हम यह कहते हैं कि किसी व्यक्ति का नेत्र लाल है तो वास्तव में यह आइरिस के रंग की बात करते हैं। अगर हम कह दें कि किसी व्यक्ति का आंख कैसा है, लाल है, तो इसका मतलब कि वो कौन सा भाग लाल है, आइरिस लाल है, जिसको हम परितारिका भी कहते हैं। आगे सुनिएगा, कहता है आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगर प्रकाश अंदर जा रहा है आंख में, तो आंख में प्रकाश अंदर जा रहा है तो उसको कम या अधिक करने का काम कौन करता है, यही आइरिस या परितारिका करता है। बार बार हम इसीलिए परितारिका को दिखा रहे हैं क्योंकि आइरिस और परितारिका दोनों एक ही होता है। अगर ऑप्शन में आइरिस न देकर के परितारिका दे दे, परितारिका न देकर के आइरिस दे दे, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं। आगे सुनिएगा, कहता है पुतली के पीछे एक उत्तल लेंस होता है। यह पुतली आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक बताए हम। तो पुतली के पीछे एक क्या है, उत्तल लेंस है। आगे क्या कहा, उत्तल मतलब समझते हैं ना, उथल, दोनों कर से उठल है तो उत्तल है, उत्तल लेंस है, जिसका मध्य भाग मोटा होता है। देखिए मध्य भाग इसका बीचों बीच वाला मोटा है और धीरे धीरे नीचे और ऊपर पतला हो गया है, हुआ है। आगे सुनिएगा, लेंस प्रकाश को आंख के पीछे भाग में स्थित एक दृष्टि पटल या फिर पटल पर केंद्रित करता है जहां प्रतिबिंब बनता है। मतलब यहां से जो प्रकाश आएगा वो इसी लेंस के माध्यम से जब अपवर्तित होगा, अपवर्तित होने का मतलब या तो सिकुड़ेगा या फैलेगा, तो वो कहां जाके टकराएगा, इस ये वाला जो पीछे वाला भाग, एक सतह दिखाई दे रहा है आपको, एक पटल दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग दृष्टि पटल भी बोलते हैं, यही है रेटिना, उसको दृष्टि पटल बोलते हैं। यहां से जो प्रकाश आएगा वो यहीं पे फोकसित होता है, और जब तक यहाँ पूरी तरह से फोकसित नहीं होगा तो वो प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, सुनिएगा आगे क्या कहता है, उस पटल को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो भी प्रकाश की किरणें नेत्र के अंदर जाती हैं तो जाने के बाद कहां कटती हैं, कहां फोकसित होती हैं कि प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है, कहां फोकसित होती है, रेटिना पर। रेटिना का दूसरा नाम क्या है, दृष्टि पटल। ठीक है, आगे सुनिएगा, रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। रेटिना जो होता है वो तंत्रिका कोशिका का बना होता है। जैसे ही इस पर प्रतिबिंब बनता है तो वो तुरंत तंत्रिका कोशिका जो होता है वो संदेश को कहां लेकर के जाता होगा, मस्तिष्क में, दिमाग में, और दिमाग उसको पढ़ता होगा कि ये क्या चीज है, उलट पलट करके हमको दिखाने का काम करता होगा। आगे सुनिए क्या कहता है, रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। क्या किया जाता है, देख रहे हैं, अभी तुरंत बताए कि ये जो रेटिना है या दृष्टि पटल है वो काम क्या करता है, यहाँ के प्रकाश को अपने पर फोकसित होने देता है, और जैसे ही फोकसित होगा तो बहुत सारे तंत्रिका तंत्र इसमें जुड़े हुए हैं। तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ये दृक तंत्रिका से होते हुए और कहां तक पहुंच जाता है वो संदेश, मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, माइंड तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, दृक तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर जहां कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती तथा वहां कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, उस जगह को अंध बिंदु कहते हैं। मतलब चित्र जब भी बनेगा तो इधर बनेगा, इस जगह पर चित्र नहीं बनता। ठीक है, और जहां पे चित्र नहीं बनता और जहां से दृक तंत्रिकाएं सूचनाओं को लेकर के जाती हैं, संवेदनाओं को लेकर के जाती हैं, उस बिंदु को अंध बिंदु कहा जाता है। जो आप नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ है, तीर का निशान देकर के लिखा हुआ है। अब कहता है रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत समाप्त नहीं होता। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो तुरंत खत्म नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे रख लिया वैसे हटा दे तो चित्र खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ समय तक हमारे आंख में वो चित्र बना हुआ रहता है, समझ गए। कहता है कि यह लगभग 1 सेकेंड के 16वें भाग तक बना रहता है। 1/16 सेकेंड तक हमारे आंख में वो चित्र बना हुआ रहता है, मतलब तुरंत खत्म नहीं होता। तो सवाल यहां से पूछा जा सकता है कि बताइए कि हमारे नेत्र में कोई भी प्रतिबिंब, या हमारा नेत्र जब कोई भी प्रतिबिंब देखता है तो उस नेत्र में वो प्रतिबिंब कितने देर तक रहता है, 1/16 सेकेंड, याद रहेगा, 1/16 सेकेंड। आगे सुनिएगा,
आगे कहता है लगभग 1 सेकेंड के 16वें भाग तक बना रहता है। अतः यदि नेत्र पर प्रति सेकेंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के अनेक स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होती है। मतलब कौन सा चित्र कब आ जा रहा है पता नहीं चलेगा। आप लोग कभी फिल्म वगैरह देखते होंगे, गाना वगैरह देखते होंगे, तो आपको पता चलता होगा कि कभी कभी हीरोइया हीरोइनिया घरवा में डांस कर रहे थे, तो कभी कभी पहाड़ पर जाके नाचने लगता है, तो कभी कभी पानी में नाचने लगता है। नाचता है कि नहीं नाचता है? कभी कभी नदी में नाचने लगता है। ये बताइए कि तुरंत अभी घर में था, तुरंत चले पहाड़ पर नाचे? नहीं। लेकिन कहां से वो पहाड़ पर कट करके कच मानी काट करके वहां पहुंचा दिया, आपको पता चलता है? नहीं पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो जो चित्र कटा, वो काटने के बाद दूसर का चित्र 1/16 सेकंड के अंदर ही उसमें घुसा दिया। तो हमारे आंखिया में चित्र पहिल का है ये हालात, वैसे ही दूसर का चित्र आकर के घुस गया, तो हमें पता चलेगा कि कहां से कटेला? नहीं पता चलता है। यही कारण है कि वो चलता हुआ दिखाई देता है। हमें लगता है कि सब एक ही साथ होइल होता है, लेकिन एक साथ कभी नहीं। 2 सेकंड के यहाँ के कचमनी काट लिया, तो 2 सेकंड वहां काट लिया, 2 सेकंड वहां का बना लिया, 2 सेकंड का वहां का बना लिया, और सब एक साथ मिला दिया। और जब गाना बनाया तो जहां तहां का आ रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कि ना एकदम एकदम धारावाहिक चलो, मतलब पूरा क्या बोलते हैं उसको, धारा प्रवाह चल रहा है। वो कटा हुआ नहीं है, काट करके कहीं से नहीं लगावल गया है। लेकिन क्या काट करके नहीं लगावल गया है? तो यहाँ घरवा में से डायरेक्ट पढ़वा पर कैसे चल गए, नदिया में कैसे चल गए? दिक्कत है कि नहीं? तो यही चीज समझाना चाह रहे हैं कि हमारे आंख में अगर 1/16 सेकंड के पहले ही कोई दूसरा फिगर आ जाए, तो हमको पता नहीं चलेगा कि कैसे कखनी वो हटा, पता नहीं चलेगा। दूसर का आ गया तभी हटा, तो दूसर का के आने के बाद हटा, तो हमको नहीं पता चलेगा कि कब हटा। इस चीज को गौर करना है। आगे सुनिएगा। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि यह दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकता है। मतलब आंख ऐसा अद्भुत चीज है, अद्भुत यंत्र है, जो निकट की चीज को तो दिखाता ही है, दूर की चीजों को भी हमको देखने में सहायता करता है। आगे कहता है कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। मतलब वह निकटतम बिंदु जिस पर हम किसी चीज को भी देख रहे हैं, हो सकता है उम्र बढ़ जाए या फिर हम बुढ़ा जाएं, तो जितना नजदीक हम वस्तु को देख पा रहे थे उतना नजदीक देख पाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे मांसपेशियां हैं, बहुत सारे यंत्र हैं जो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगे। और जब कमजोर पड़ जाएंगे तो जैसे अभी हमारा शरीर काम कर रहा है, क्या वैसे ही करेगा? नहीं। तो जब हमारा शरीर भी उतना काम नहीं करेगा, तो आंखिया में जो अंग है, क्या आंख के अंग काम कर पाएंगे? नहीं। तो हमारा आंख कमजोर हो जाएगा। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अगर किसी भी चीज को हमको पढ़ना है, साफ सुथरा पढ़ना है, मतलब धुंधला नहीं दिखना चाहिए, तो कम से कम कितना दूरी पर उसको रखना चाहिए? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब कहिए कि हम स्केल लेके चलेंगे, क्या नाप नाप के पढ़ेंगे कि 25 सेंटीमीटर पर हम रखिए, बाकी ना स्केल से नापना पड़ेगा? नहीं। तो हम आपको सिखा रहे हैं कि हमारा 25 सेंटीमीटर लगभग है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप यही समझिए कि एकरा कॉपी पर रखिए, किताब पर, इतना ऊपर तक मुड़ी होना चाहिए। एकरा से ज्यादा अगर नीचे लेके जाए तो आंख खराब होने का चांस बढ़ जाता है। समझ में आया? इसलिए हम लोग को जब भी पढ़ने बैठेंगे, तो जैसे वो देखा गाल पर हाथ धे लिया, तू कितनों कह दीजिए समझ में आने की बात नहीं है। कई बार बोले हैं कि गाल पर हाथ नहीं रखना चाहिए, नानी याद आएंगी, लेकिन इन लोगों को कौन समझाने जाए। इन लोग तो सोचता है कि नाना नानी के साथ माइयो बापा याद आ जात, हमेशा गाल पर हाथ रख ले रहेगा। आप अपने से सोचिए, हकीकत बता रहे हैं। जब भी आप गाल पर हाथ रखते हैं तो नहीं चाहिएगा ना, तब वो सोचाएगा, ताकि ध्यान आपका दूसरे जगह चला जाता है। इसीलिए गाल पर हाथ ना रखें प्यारे। समझ में आया? फिर अखबार रखिए, हम चिढ़ा देंगे बढ़िया से, और बढ़िया से चिढ़ा दिए तो फिर अगला दिन से समझ में आ जाएगा। तो अभी जैसे हम इनसे इसलिए बताना चाह रहे थे कि अगर ऐसे गाल पर हाथ रखे हैं, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अपने गर्दन को रखे हुए, आंख को रखे हुए हैं, ठीक है, तो इतना ही, एकरा से नीचे नहीं धंसना चाहिए। समझ गए? एकरा से नीचे आया तो समझिए 25 सेंटीमीटर से लगभग कम हो गया, तो समस्या बढ़ जाएगा, आंख खराब होने का चांस है। कितने लोग क्या करते हैं, टेबल या बेंच पर किताब कॉपी रखल है, और क्या करेगा, ऐसे आराम से रख लेगा, वैसे लिखत रहेगा, तो वो समझ ला कि आंख जाई खबा उनकर, आंख खराब हो जाएगा। क्योंकि 25 सेंटीमीटर से जैसे ही आप निकट लाते हैं किसी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब धुंधला दिखने लगता है। आप आंखिया को इसे बढ़हन करके देखते हैं, तो आंख को बढ़हन करके देखिएगा, तो इसका जो मांसपेशी है वो तनाइल रहेगा कि नहीं, और तनाइले तनाइले खराबे ना होगा वो। समझ रहे हैं ना? इसलिए कभी भी नॉर्मल व्यवस्था कीजिए। वो रबड़ सोचिए, रबड़ आप लोग खरीदते हैं ना दुकान से बाल बांधने के लिए, या फिर कभी आप लोग देखेंगे बच्चा लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब किसी का बारात आता है तो जो हथिया नहीं रहता है पैकेटवा नाश्तावा वाला, ओकरा में से जो निकाल करके सब फेंकते हैं, तो छोटा छोटा बच्चा का हुलस होता है कि वो वाला रबड़वा के चुन चुन के पूरा हाथों में गफले रहेगा, निकलता है कि नहीं, निकाल करके रख ले। अब वो वाला रबड़ को आप क्या कीजिए, तान करके और 2 दिन तक छोड़ दीजिए। ठीक है, अब उसको छोड़िए, तो छोड़ जब दीजिएगा
तो वो पहले जितना ओकर आकार था उतना ही बड़ा रहेगा, वो नहीं, वो अब फैल जाएगा। फैलेगा कि नहीं? तनाइल रहे के चलते ना वो रबड़ फैल हो गया, मतलब ढीला ढाला हो गया। उसी प्रकार से हमारा आंखिया इसे तनाइल रहेगा, हमेशा फैलल रहेगा, तो इधर जो मांसपेशी है कमजोर होगा कि नहीं? अब कमजोर हो जाएगा तो आंखिया ढीला ढाला हो जाएगा कि नहीं? अब आंखिया ढीला ढाला हो जाएगा तो सही जगह से समायोजित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो नहीं देख पाएंगे। तब कहिएगा कि चल अब डॉक्टर भी, तो बपाई लेकर के जाएंगे डॉक्टर के पास, काहेला? तो वह मोटका चश्मा दिवाएंगे, कितनी बढ़िया से दिखाए। निकट दृष्टि दोष के लिए ऐसा चश्मा आपको मिलेगा कि अगर दूसरा आदमी आपको देखे तो ओकरा आपका आंखें एकदम ऐसे उल्लू के आंख तरीके से बड़े बड़े दिखाएगा, काहे कि अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस में पूरा छितराई दिखाएगा, बढ़ान दिखाएगा आंखिए। समझ गए? आगे चलते हैं। कहता है कि इसके विपरीत कुछ मनुष्य दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। इसके विपरीत, अच्छा छूट गया ना, चलिए नहीं छूटना चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर कम से कम रखना चाहिए ताकि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। क्लास कितने बजे तक चलता है? 7 बजे तक। अभी हटाएंगे। कुछ मनुष्य नजदीक के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु कुछ की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। मतलब कहने का अर्थ यह है कि कुछ मनुष्य नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, कुछ मनुष्य जो हैं वो निकट रखी वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते, दूर रखा हुआ वस्तु को वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। इसके विपरीत कुछ मनुष्य की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख, क्या बोल रहे हैं जी? इसके विपरीत कुछ मनुष्य दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ या स्पष्ट नहीं देख सकते। कुछ मानव ऐसे होते हैं जो निकट की वस्तु को साफ साफ देखते हैं, दूर वाला साफ साफ नहीं दिखाता है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो दूर के वस्तु को साफ साफ तो देख लेते हैं लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। यह लग कही लग कह देला, फिर आपका ध्यान नहीं है यहाँ पढ़ने पर। हम जो बोल रहे हैं एक एक बतिया को आप सुनिए, तबे आपको याद रहेगा। हम यहाँ बता रहे हैं, हमारे बात को आप जब भी हम बोल रहे हैं तो हमारे बात को आप मन में रिपीट कीजिए कि मास्टर आगे आगे बोला तो ओकर बतिया के हम पीछे पीछे देख बोल ले थी। हमारा बतिया आपके दिमाग में चलना चाहिए, तबे आप समझिए कि समझ रहे हैं, और तबे आप उस चीज को समझ पाइएगा, तबे वो याद रहेगा। तो हम यहाँ बता रहे हैं और आप कहीं और सोच रहे हैं तो कभी दिमाग में नहीं रह सकता है, फिर वह दिमाग में रहेगा जो आप सोच रहे थे। इसलिए हम सब लोग जानते हैं कि एक साथ दो काम कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है? एनहू देखा थी, एनहू देख ले। हाँ, आप कहिए कि हाँ देखा था, देखिए हम लोग देख रहे हैं, आप इहो दिखा रहे हैं, तो सही बात है, आपको देखने के साथ साथ इहो दिखा रहे हैं। लेकिन जैसन आप एकदम एचडी में दिख रहे हैं, एचडी समझते हैं हाई क्वालिटी, आप जैसन एचडी में दिख रहे हैं वैसन एचडी में नहीं दिखेंगे, ये ब्लर दिखेंगे, अगल बगल दिखते हैं कि नहीं? आप हमारा देख रहे होंगे, हमारा देखिए, और हमारा देखने के साथ साथ इधर वाला चित्र को देखिए आप। हम अगर साफ दिखाएंगे तो ये साफ नहीं दिखाएगा, ये धुंधर दिखाएगा, और ये साफ दिखाएगा तो हम साफ नहीं दिखाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? ये ना कैमरा करता है, जब डीएसएलआर कैमरा लाते हैं तो आपके ऊपर फोकसित करेगा तो आप एकदम एचडी कैमरा में दिखाई दीजिएगा, एचडी एकदम पूरा फ्रेश दिखाइएगा, लेकिन ओकर अगल बगल वाला फ्रेश दिखाता है? नहीं। सिंपल सी बात है, मोबाइल वाला कैमरा जो होता है उसको आप देखिए कि जहां फोकसित करते हैं पूरा क्लीन दिखता है, लेकिन उसके बगल वाला अगल बगल वाला क्लीन नहीं दिखता है। उसी प्रकार से हमारा आंख भी है। तो जैसे हम आपको देख रहे हैं तो सिर्फ आपके ऊपर फोकस है तो आप एचडी क्वालिटी के दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार से अगर हम बोल रहे हैं आप सिर्फ हमारे बात को सुन रहे हैं तो हमारा बात आपके दिमाग में जल्दी बैठेगा, और नहीं तो हम इन्हें बोल रहे हैं और आप उन्हें आपन रामधुन में सुन रहे हैं किसी दूसरे का बात, या फिर दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, तो वह आपके दिमाग में याद रहेगा, हमारा बतिया याद नहीं रहेगा। कोई भी दिक्कत है तो कहा क्या तकलीफ है, सब चीज का समाधान है। कोई ऐसा समस्या है जिसका समाधान नहीं है? हर चीज का समाधान है। चलिए आगे देखते हैं। तो यही बोला कि कुछ व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती, लेकिन कुछ व्यक्तियों को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती। ठीक है? कहता है कि उचित संशोधन लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्र के इन दृष्टि दोषों को दूर किया जा सकता है। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है, मतलब आंख जो है उससे बुजुर्ग लोग को, बूढ़े लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, उनको धुंधला दिखाई देने लगता है, जिसका कारण लेंस का धुंधला हो जाना है। लेंस में धुंधला हो जाता है। कैसे धुंधला हो जाता है लेंस? तो जैसे अभी दिन भर आप खेलते कूदते हैं, रोड पर अभी साइकिल चला करके जाइएगा, धूप उगा हुआ है तो गर्दा उड़बे करेगा और गर्दा आपके आंख में चिपकता चला जा रहा है। सिर्फ आप ब्रश करते समय आंख मुंह धो लिए, एक बाद एक बार आंख मुंह धो लेते हैं, लेकिन क्या अखिया में अंगुरिया लगा के रगड़ रगड़ के धोते हैं? जैसे ब्रशवा से रगड़ रगड़ के दतवा धोते हैं वैसे अखिया में रगड़ रगड़ के धोते हैं क्या? नहीं धोते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? उठाते हैं पानी, अब एक छींटा एने एक छींटा एने दिदवाई से निकाल कर हरा हरा छींट दे। होता है कि नहीं? छींट दे तो बताइए छींटे से कितना धोआएगा? एकरे पर ही लिखल है ना,
अगर हम कितनों प्रयास करें छींटा मार करके इसको धोने का, धोएगा? इसको रगड़ना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारे आंख में जो कूड़ा कचरा वगैरह छोटे छोटे कण जो हैं वो हमारे आंख में धूल कण के रूप में चिपक जाते हैं, उसको कितना हम प्रयास करें तो धो नहीं पाएंगे ठीक से। और जब नहीं धोआएगा बढ़िया से तो चिपकते गया चिपकते गया चिपकते गया चिपकते गया चिपकते गया चिपकते गया, तो कितना चिपकते चिपकते ऊपर से धुंधला हो जाएगा कि नहीं? सोचिए। अरे सीधा सा एक दर्पण आप देखिए, यहाँ पे दर्पण लगा दिए देते हैं, ठीक है? अब इसको कहीं धो पोंछ नहीं करते हैं। अगर धोइबो करते हैं तो ऐसे लपेट करके नहीं धोएंगे, उसको कपड़ा से पोंछ करके नहीं धोएंगे, खाली पानी मारेंगे और छोड़ देंगे, पानी मारेंगे और छोड़ देंगे। आप देखिएगा कि एक महीना के अंदर आपका चेहरा में दिखाई नहीं करेगा, पूरा धुंधला दिखने लगेगा, एकदम तनी तनी दिखेगा। दिखेगा कि नहीं? आंखियों में वह कंडीशन है। इसके ऊपर एक परत बन जाता है जिसके कारण हमको साफ साफ दिखाई नहीं देने लगता है। जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तब डॉक्टर कहता है कि मोतियाबिंद हो गया, अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कैसे करता है? विशेष कुछ नहीं करता कि ऊपर वाला जो छलिया पड़ गया है, मतलब ऊपर जो धुंधला एक परत बन गया है, वो परतवा कैसे चूटा से पकड़ करके खींच देता है, निकाल देता है। कोई कि बड़ा दर्द करता है सर, तो दर्द तो करेगा, लेकिन सुन होके वाला दवाई दे देता है। समझ गए? तो आप ये भी कह रहे हैं, ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि चूटा से पकड़ के खींचेगा तो खून साथे निकल जाते, पूरा अंदर सट गया तो साथे खींचना ना निकाल लेगा। तो उससे बचने के लिए डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले आपके आंखिया में सिरिंज के माध्यम से, पतला सिरिंज होता है, से हल्का सा छेद करके, अब ऐसा नहीं कि आंखिया में छेद कर रहा है, आंखिया में छेद नहीं करता है, वो हल्का सा ऊपर जो परत बना हुआ है उसमें छेद करके एक द्रव होता है उसको अंदर डालेगा, और जैसे ही अंदर डालेगा तो आप बताइए कि धीरे धीरे रिश्ते 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 जो अंदर परत पकड़ लिया है, मतलब उसके साथ टच कर गया है हमारे आंख के साथ, उसको वो मुलायम कर देगा कि नहीं? और मुलायम कर दिया तो आसानी से उसको खींच करके निकाला जा सकता है। जैसे कभी नट बोल्ट टाइट हो जाता है, कभी सुने हैं? नट बोल्ट में टाइट होकर के चीटी पकड़ लेता है, तो हम लोग क्या करते हैं? माटी के तेल ओकरा में डाल के और 2 बार ठोकिएगा तो आसानी से खुल जाता है। और ऐसे कितनों ठोक करके खोले के प्रयास कीजिए, उसका चूड़ी खराब तो हो जाएगा, मतलब मैसा आ जाएगा, लेकिन वो निकलेगा नहीं। लेकिन तेलवा डालने के बाद ठोकते हैं तो कैसे घूमने लगता है, खुल जाता है। उसी के जैसा आंखिया में काम होता है, ठीक है? क्या होता है? जैसे ही आप माटी के तेल डाले तो पतला होने के कारण जहां जैन पकड़, मतलब पूरा चिति पकड़ लिया था, वहां वो अंदर तक घुस गया, और अंदर तक जैसे ही घुसा तो उसको मुलायम बना दिया, और मुलायम बनाया, नॉर्मल बना दिया, तो उसको जब हम चूड़ी लगा करके उसको कस मतलब खोलते हैं तो आसानी से क्या हो जाता है? खुल जाता है। समझ में आया? आगे देखिए, ऐसा होने पर कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो जाता है या फिर हो रहा है। जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे उम्र दराज होने लगते हैं तो उनके आंख के सामने अंधेरा छाने लगता है, मतलब धुंधला दिखने लगता है, साफ साफ उनको दिखाई नहीं देने लगता है, तब उस कंडीशन में कहा जाता है कि वो मोतियाबिंद के रोग से क्या होने लगे हैं? ग्रसित होने लगे हैं। आगे कहता है शल्य चिकित्सा द्वारा धुंधले लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। अगर लेंस खराब हो गया है तो फिर दूसरा लेंस लगा दिया जाएगा ऑपरेशन के माध्यम से, और अगर लेंस खराब नहीं हुआ है तो ऊपर वाला पपड़ा जो पड़ गया है, पपड़ा जो चिपक गया है, उसको हटा दिया जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। आगे कहता है आधुनिक औद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को और सरल एवं सुरक्षित बना दिया है, और आसान और सुरक्षित बना दिया है। आंख खराब नहीं होगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन से आंख ठीक हो जाता है। आंख की पुतली का बड़ा या छोटा होना अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे टॉर्च का इस्तेमाल करके।